नमस्कार, जोहार, जय आदिवासी दोस्तों। जैसा कि मैंने सुबह एक पोस्ट करके मैसेज करके आपको बताया था कि 2 बजे से मैं लाइव आकर नीमच की घटना को लेकर आपसे रूबरू होऊंगा, चर्चा करूंगा। थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फ़ोन आ गए थे बीच में, इस वजह से। दोस्तों, आप सभी देख रहे हो सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर भी खबर चली है। नीमच में जिस तरह से एक आदिवासी भील समाज के हमारे भाई कन्हैया लाल, जिसको कान्हा बोलते हैं, उसके साथ जो बर्बरता की गई है, तालिबानी सज़ा देकर उसे मौत के घाट उतारा गया है, ये सिर्फ निंदा का विषय नहीं है, ये सिर्फ सोचने का विषय नहीं है, ये समझने का टाइम भी नहीं है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, उस पर चिंतन करने की बात होनी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि नीमच में 3 दिन पहले घटना होती है, 2 दिनों बाद उसकी रिपोर्ट होती है। वहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो सिर्फ इसलिए वेट करता है कि कोई पीड़ित परिवार से आए तभी हम रिपोर्ट करेंगे। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय और सबसे अच्छे पत्रकार हमारे चंद्रभान भदौरिया जी ने एक न्यूज़ डाली है कल शाम को, मैंने सुबह देखा। बहुत सटीक विश्लेषण था उनका कि जब बिहार में बिहारियों को लेकर देश के किसी भी राज्य में कोई टीका टिप्पणी होती है तो बिहार के सभी जनप्रतिनिधि, नेता एक साथ आ जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उस समस्या का समाधान करवाते हो। वो सिर्फ बिहारियों के खिलाफ ही सुनना पसंद नहीं करते। उन्होंने ये बड़ा सवाल किया कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो नेमावर हो, मानपुर हो, या बड़ी बड़ी घटनाएं होती है अभी नीमच में होगी, एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं कहना चाह रहे? वो एक साथ आकर अपने हक अधिकारों की बात क्यों नहीं करना चाह रहे? और ऐसे घटनाक्रम के बाद भी वो एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करना चाह रहे। आज मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी की जनसंख्या है 2011 की जनगणना अनुसार। अभी मुझे लगता है कि 25% के लगभग है। तो 22% हमारी जनसंख्या है, 47 एसटी के विधायक है, एससी के अलग है, 6 सांसद है। भाई सब लोगों के पास टाइम नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोग तो चले जाए। भैया क्यों नहीं आप सीएम साहब से मिल रहे हो? क्यों नहीं आप राज्यपाल महोदय से मिल रहे हो? क्यों नहीं आप देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर आदिवासियों के संरक्षण हेतु विशेष कानून की मांग कर रहे हो? क्या कारण है? ये बड़ा प्रश्न है। ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, नीमच की ही बात नहीं है। अभी नीमच में घटना जो है वो ताजी है और उसके जस्ट एक दिन बाद भी रीवा में हो जाता है। एक युवक को डंडे और बेल्ट से मारा जाता है, अधमरा करके उसके भी फेंक दिया जाता है। खंडवा में एक विधवा महिला को, आदिवासी विधवा महिला को वहाँ की पुलिस ने खालवा थाने में इतनी बेरहमी से पीटा, उसके गुप्तांगों में चोट आई, वो पैदल जाने लायक नहीं रही। उसको हॉस्पिटल जैसे तैसे सहयोग से, दूसरे के सहयोग से हॉस्पिटल पहुंचाने की बात सुनने में आ रही है। और हमारे वहाँ के एसपी साहब आराम से बैठे हैं। महिदपुर में कबाड़ी वाले को जबरन नारेबाजी के लिए मॉब लिंचिंग होती है, मारा जाता है। वहीं हमारे झाबुआ जिले के 2 आदिवासी युवा बेल खरीदने के लिए गए थे राजस्थान के चित्तौड़गढ़। ये 2-3 महीने पुरानी घटना है, 2-1 महीने पुरानी घटना है। तो चित्तौड़गढ़ गए थे बेल खरीदने के लिए। अब वो बेल लेकर आ रहे थे और चित्तौड़गढ़ में वहाँ पर गोरक्षा के नाम पर कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ मतलब आप क्या कह सकते, शरारती तत्व नहीं, ये देशद्रोही लोग हैं जो ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं। इनको यही नहीं मालूम कि गोरक्षा की बात करते हो, आपको गाय और बैल में फर्क नहीं मालूम। ऐसे लोगों ने हमारे लोगों को रोका, वहाँ पर गाड़ी रोकी, उन्होंने गाड़ी के अंदर बैल भी नहीं देखे, उनको रोक के मारा एक की, जिसमें डेथ हो गई और एक गंभीर अवस्था में रेफर किया। वहीं एक और
घटना यूपी की है, वहाँ के सोनभद्र में आदिवासियों के ऊपर फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, 10 लोग मारे गए। कोई एसआईटी गठित नहीं होती, कोई एटीएस जांच नहीं करती है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, और ये सब एसटी एससी माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रही। अब सवाल ये उठता है कि हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या ये जो कट्टरता हमारे अंदर आ रही है जातियों के प्रति, ये हमारे देश की धर्म निरपेक्षता के ऊपर सवाल करती है कि नहीं करती है? क्या इस देश का लोकतंत्र सेफ है इस कट्टरता में? हम जब भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो लाइन आती है प्रस्तावना में, वो बोलती है हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग में, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना ढिमका जो भी जाति हो, दुनिया भर की जाति सब आ गई। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो लोगों को? भाई गोरक्षा के नाम पर आप उन लोगों को मार रहे हो यार जिन्होंने गाय पालना दुनिया को सिखाया। अबे गाय हमारे गांव में होती है, हमारे घर में होती है, आज भी हम उसका दूध पी रहे हैं, डेयरी के माध्यम से गांव के बाहर शहरों में पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों ने गाय का गोबर ही नहीं देखा आज तक, चल वो हमको गाय की परिभाषा बता रहे हैं, गाय पालने की बात कर रहे हैं, और गोरक्षा के नाम पर हमारे 2 आदिवासी युवकों को मारा जिसमें एक की डेथ हो गई। कुछ भी, मतलब ये कट्टरता कहां से आती है आपके अंदर? किसका संरक्षण प्राप्त है आपको? ये सोचने वाला विषय है। और इतने बड़े गंभीर अपराधों में भी कोई सजा नहीं। 10 लोग आरोपी है, 4 को पकड़ के इतिश्री कर लेते हैं, 2 के मकान तोड़ दिए। नेमावर में भी हम लोगों ने जो उग्र प्रदर्शन किया, वहां पर जब आदिवासियों का जन सैलाब गया, उसके पश्चात वहां पर मकान टूटे थे। जो आरोपी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी, आज तक कोई आदेश समझ में नहीं आ रहा, वहां से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, उसमें शामिल होने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर हुई, जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी वहाँ के स्थानीय नेताओं ने। वैसे ही दूसरी जगह भी यही चल रहा है। मतलब आप समाज की आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कल शाम को देर से ही, लेकिन एक वीडियो जारी करके स्पष्ट कहा कि हम जो भी हो सकता है हमारी तरफ से बेस्ट कार्रवाई करेंगे, और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम मान लेते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी ही सरकार थी जब हम लोगों ने एट्रोसिटीज़ एक्ट को शिथिल किया जा रहा था, तब आंदोलन किया था। पूरे देश भर में आंदोलन हुआ था, भारत बंद किया गया था। उसके बावजूद आज भी देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दिन दहाड़े कभी आपको घोड़ी से उतार कर मारा जाता है, बारात निकालने नहीं देने दे रहे हैं लोगों, कभी आपको बैंड नहीं बजाने दे रहे हैं, कभी मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं। हमारे तो महामहिम राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है। वो जब मंदिर गए थे तो उनके लिए मंदिर में घुसने से पहले भी बहुत टीका टिप्पणी हुई थी और बाद में भी हुई थी। तो देश में जो माहौल निर्मित हो रहा है उससे साफ है, स्पष्ट है कि हमें जो ये कानून मिले हैं, संवैधानिक हक अधिकार मिले, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। आज देश में एट्रोसिटीज एक्ट को शिथिल किया है, उसकी वजह से अत्याचार आदिवासियों पे, दलितों पे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, ना कि उसको शिथिल करने की। भैया शिथिल कब किया जाता है? किसी कानून को आपको शिथिल तब करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता नहीं हो। क्या देश में जातिवाद खत्म हो गया है? ये बड़ा सवाल है। देश में जातियों के आधार पर ही आज भी एडमिशन हो रहा है। आज भी न्यायपालिका में देखो ना, एसटी एससी ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में। 151 में हमारे लोगों को, लड़कों को अंदर डाल रहे हैं 4-4, 5-5 दिन। माननीय न्यायालय के जो जजमेंट है उसके विपरीत जाके, उसकी अवहेलना करके पुलिस प्रशासन 500, 505 भी जैसी धाराओं में 10-10, 15-15 दिन तक एक युवा को पकड़ने के लिए टीम बना के घूमती रहती है। हमारा व्यक्ति कुछ करता नहीं, उसको 4 दिन के लिए अंदर डाल देता है। और हमारे व्यक्ति के खिलाफ जब अत्याचार, शोषण होता है और हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उस पर एट्रोसिटीज लगने के बाद भी 6 महीने से अभी नहीं पकड़ा गया। जोबट का एक केस है, एक यादव जी है, उन्होंने हमारी माताओं को मारा था भयंकर, आदिवासी महिला को।
60-65 साल की बुजुर्ग महिला थी। उसका गुनाह इतना था कि वो उसके जो कृषि विभाग के फार्म हाउस है उसके जस्ट पास में, अपने खेत में ही, बाड़ के पास में, बागड़ के पास में ही गाय भैंस चरा रही थी। तो उसको इतना जोर से मारा कि वो बेहोश बेहोश हो गई। पानी पिला के उसको बचाया गया। पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थी। हम लोग गए, एट्रोसिटीज करवा के आए। आज 6 महीने हो गए, वो फरार है। यदि हमारा आदमी होता तो 151 में 107-16 कर देते हैं, 5-5 10-10 दिन अंदर बिठाते हैं, बिना वारंटी के सीधे अंदर डाल देते हैं। 141 के नोटिस भी तामील नहीं होते हमारे क्षेत्र में। तो इस तरह की बर्बरता होती पुलिस के द्वारा हमारे समाज के लोगों के साथ। तो कानून कहाँ रह गया है? किस पर भरोसा करें हम संविधान की बात करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और इसी वजह से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप देख लो ना, पहले धार, झाबुआ, अलीराजपुर में कौन आना पसंद करता था? शाम पड़े 5 बजे से बाद में कोई निकलना पसंद नहीं करता था। बाहर के लोग भी, जब यहाँ 2 लेन नहीं था तो निकलने से पहले कानवई लगती थी, सूचना कर लेते थे, आसपास वालों से पता कर लेते थे कि भैया निकले कि नहीं निकले। ऐसी परिस्थितियां बनी थी उस समय। और आज हम संविधान को मानते हैं, पढ़ लिख गए हैं, सब लोगों को हम समझाते हैं चोरी चकारी नहीं करना, डकैती नहीं करना है, हम कानूनी तरीके से लड़ाई की लड़ेंगे। तो वो गीदड़ 2-4 सुअर इकट्ठा होकर हमारे ही लोगों को कानून की धमकियां देते हैं, FIR करवाते हैं, घसीट घसीट कर मार रहे हैं। ये कौन सी सजा है भैया? आपका यदि झगड़ा भी हुआ होता, आपने डायरेक्ट गोली मार दी होती निजी झगड़े में, तो हम लोगों को बुरा नहीं लगता। लेकिन आप तो घिस घिस के मार रहे हो यार, पिकअप से बांध के लोगों को दिखा रहे हो आप 100-100 200-200 मीटर घसीट के ले जाके। क्या साबित करना चाह रहे हो आप? ये दिखाना चाह रहे हो कि हम गुर्जर समाज के, उच्च जाति के। अबे टुच्चे काय की उच्च जाति के दलाल? तेरा इतिहास क्या है? कौन है तेरा बाप? पता करो ना, आदिवासी कौन है। हमने हथियार घर पे रखे यार, चलाना नहीं छोड़ा। हम बाबा साहब को मान रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी करोगे। हम कानून को मान रहे हैं, कानून का सहारा ले रहे हैं और कानून की मदद से ही लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, और वही करेंगे भी। लेकिन आप बार बार उकसा रहे हो कि टुच्ची हरकतें करना बंद कर दो, नहीं तो ये अभी जो जनसैलाब इकट्ठा हो रहा है ना बार बार, ये अभी सिर्फ निंदा कर रहा है, अभी प्रदर्शन कर रहा है। अभी हमारा आंदोलन उग्र नहीं हुआ, अभी उलगुलान तेज नहीं किया है। अभी बिरसा मुंडा टंटे मामा बनने पे मजबूर मत करो हमें, नहीं तो ये पीछे देख लेना, वो रखी है, ऐसी सारी चीज़ें हमारे पास भी रखी है। ये बिल्कुल रेडी है, दिखाने के लिए नहीं है, फोटो सेशन के लिए नहीं है, हम लेके भी घूमते हैं। लेकिन आप जो हरकत कर रहे हो, कायराना हरकत कर रहे हो, जातिवादी कीड़े हो, तुम लोग कब सुधरोगे यार? किसके बलबूते पे उछल रहे हो? किसका संरक्षण प्राप्त है तुमको? बाबा साहब के अनुयायियों को, बिरसा मुंडा के अनुयायियों को मजबूर मत करो, नहीं तो टंटिया मामा को आज भी पाताल पानी में 2 मिनट के लिए ट्रेन सलाम करती है। छोटा मोटा आदमी नहीं है वो, भगवान से बढ़कर है वो। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कोई ट्रेन रुक रही हो, कोई बस रुकती हो, लेकिन हमारे बापदेव के लिए बस भी रुकती है। आप किसी भी घाट से चढ़ के देख लो और उतर के देख लो, वहाँ पे बस वाला, ट्रक वाला बाकायदा हमारे भैरू बाबा को अगरबत्ती लगाता है, माला चढ़ा के जाता है। ये ताकत है हमारे समाज के बापदेव की, ये ताकत है हमारे बिरसा मुंडा टंट्या भील जैसे पूर्वजों की। आप मजबूर मत करो हमें, हमको सब आता है, तंत्र मंत्र भी आते हैं, तीर कमान गोपन फालिया चलाते भी आता है। लेकिन हम लोग कलम चलाना सीखे यार अभी अभी, तो उसको हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम युवाओं को बार बार समझाते हैं इसीलिए कि भैया अभी हमको कई उग्रता प्रदर्शित नहीं करनी है, आप संयमित भाषा का उपयोग करो, आप संयमित लिखो, किसी को गाली गलौज नहीं करना है। लेकिन ये ऐसे टुच्चे लोग और आ जाते हैं, मेरे मुंह से गालियां निकलती बार बार ऐसे लोगों के लिए। ये लोग आ जाते, ये जानबूझ के भड़का रहे, हमको उकसा रहे, ताकि हम लोग सशस्त्र क्रांति करने को मजबूर हो जाए। मैं समाज के सभी युवा साथियों से निवेदन भी करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा, दोस्तों अभी समय इनका चल रहा है, आदिवासियों का दौर आएगा, ST SC OBC माइनॉरिटीज़ का शानदार दौर आएगा।
आप जो क्रांति कर रहे हो ना, इसको संवैधानिक दायरे में रहकर ही करना है हमको, गलत हरकत नहीं करना है। हमारे पास वकीलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, हमारे पास जज भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, हमारे लोग सभी व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हम सबसे मार्गदर्शन सलाह लेके काम करेंगे, उसके लिए आपको उग्र होने की अभी आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को प्रसाद देने की सख्त आवश्यकता है। ये लोग कानून के साथ है या नहीं है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो ये कि ये संविधान को नहीं मानते। और संविधान, बाबा साहब ने कहा भी था कि संविधान कितना भी आपके समर्थन में लिखा हुआ होगा, लेकिन उसको अमल करवाने वाले जब तक उसको समझेंगे नहीं और उसकी व्याख्या उस हिसाब से नहीं करेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। और ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है। हमारे लिए कई जजमेंट है, हमारे लिए कई प्रावधान है, विशेष अधिकार है, लेकिन हमारे क्षेत्र में आज भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अलीराजपुर धार जावा है। तो क्या हमारे क्षेत्र में जो कलेक्टर एसपी आते हैं उन महोदय को, आईएएस महोदय को 5वीं अनुसूची का ज्ञान होता है? नहीं होता है। आज हम ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके उन्हें देते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है ये ग्राम सभा कौन सी ग्राम सभा, हमने पढ़ा ही नहीं, जानते ही नहीं। तो सरकार को आवश्यकता है कि जिस क्षेत्र में जिस अधिकारी की आप पोस्टिंग कर रहे हो उस क्षेत्र का उसको ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए और संवैधानिक ज्ञान होना चाहिए। हम मानते हैं कि आप आईएएस बने हो तो छोटी मोटी मेहनत नहीं, बहुत मेहनत है, बहुत पढ़ाई की आपने, आपके जीवन का सबसे बड़ा समर्पण है, बहुत बड़ी पूंजी है, अथाह ज्ञान का सागर हो सकते हो। लेकिन यदि अलीराजपुर में आपको राम राम बोलते नहीं आ रहा, जय आदिवासी बोलते नहीं आ रहा, आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में भीली भाषा में तू कौन करके किसी को पूछ लिया तो आप क्या जवाब दोगे? आपको उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उस क्षेत्र में जो विशेषाधिकार है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी देने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगली बार हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किसी भी ट्राइबल क्षेत्र में या जो भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र से संबंधित अधिकारी को आप वहाँ पर पदस्थ करते हो उस क्षेत्र का ज्ञान अलग से 1 महीने की ट्रेनिंग देके जरूर करवाएं, ताकि किसी के विशेष अधिकारी का हनन ना हो। मैं देख रहा हूँ आदिवासी दिवस पर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई, कुछ ने धरने दिए, कुछ ने धरने को तोड़वा दिए, वोट बैंक की राजनीति जबरदस्त हुई। आदिवासियों को तो आजकल मतलब क्या ऐसा समझ लिया, बिना पेंदे का लोटा। एक ने इधर लात मारी फुटबॉल की तरह, उधर चले गया, दूसरे ने उधर से मारी, इधर आ गया। तो पॉलिटिक्स आपकी जगह हो सकती है, आप वोट किसी को भी दो, हमको उससे भी मतलब नहीं। 18 साल हो गए, आपको वोट देना ही पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, तीसरा कोई होगा, चौथा भी हो सकता है, जिसको जो पसंद आए वो देता है। तो आप किसी को भी दो, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन कट्टरता नहीं होनी भाई। देश में गरीब का वोट, अंबानी का वोट सब समान है। मेरा वोट भी उतना ही मायने रखता है जितना अंबानी जी का है, कीमत उतनी है दोनों की बराबर। ऐसा नहीं है कि अंबानी जी का वोट 1 वोट ज़्यादा महंगा हो गया, वोट बराबर है। तो ये लोकतंत्र में वोट की कीमत सबको समझनी पड़ेगी, और ये वोट ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। युवाओं से निवेदन है, आप लोग बार बार कुछ भी पोस्ट ना करें, गलत कमेंट ना करें, जातिगत धार्मिक टिप्पणी से बचे। ये पहले भी मैं हर बार भाषणों में बोलते आया हूँ, आगे भी इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और 5 सितंबर जो नीमच की घटना हुई है, दर्दनाक घटना, अमानवीय घटना के ऊपर जो प्रदर्शन होने जा रहा है, कल डॉक्टर अभय ओहरी जी दादा का मैसेज आया था कि 5 सितंबर रविवार है और रविवार को सभी लोग शामिल होंगे, इसीलिए हम लोगों ने तय किया है रविवार को कार्यक्रम करने का। हम उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम में सभी लोग जाएं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन करें, किसी के खिलाफ जातिगत धार्मिक टिप्पणी से बचे, और जो भी लोग जिस तरह से भी जाए व्यवस्थित जाए, अनुशासित आए, और प्रदर्शन को प्रदर्शन के हिसाब से ही रखें। हमको
वहाँ कोई उग्रता नहीं दिखानी है, कुछ गलत कमेंट नहीं करना है, कोई गलत काम भी नहीं करना है। हमारी मांग है कि नीमच में ही नहीं, बाकी जितनी भी ये घटना है जिसको मैंने अभी आपको बताया है, रीवा में, खंडवा में पुलिस द्वारा जो आदिवासी विधवा महिला के साथ में कृत्य किया है, मारपीट करके, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस पुलिस को हम लोग हमारी रक्षा के लिए सर्वोच्च मानते हैं कि पुलिस ही हमारी रक्षा करेगी, और आजकल आदिवासी भाई पुलिस के यहाँ जाने लग गया है, पुलिस थानों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लग गया है, सीख गया है, उसी रक्षक ने भक्षक बनकर उसके गुप्तांग तक चोट पहुंचाई है। आप बताइए यार, इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं और निवेदन करना चाह रहा हूं कि खंडवा पुलिस में जो भी आरोपी है, चाहे वो एसपी साहब हो, टीआई साहब हो, उनको तत्काल आप बर्खास्त करें, क्योंकि आप बर्खास्त नहीं करोगे तो अगली बार फिर और बड़ी कार्रवाई होगी और कोई ना कोई महिला शिकार होगी, बलात्कार भी हो सकता है। अभी तो गुप्तांगों को उनने चोट पहुंचाई, उनके साथ यदि पुलिस थाने में बलात्कार हो जाता तो कौन देखता उन्हें? तो ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रही, चाहे वो यूपी के सोनभद्र हो, चित्तौड़गढ़ में हुई हो, या बेल खरीदने गए हमारे झाबुआ के साथियों के साथ हुई हो, ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रही, मॉब लिंचिंग के नाम पर नई नई घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है, सबको आप भविष्य में ना हो ऐसा कानून पारित करें, कठोर से कठोर नियम बनाए और एट्रोसिटीज एक्ट को मजबूत बनाए और मजबूत बनाए। आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये किसी जाति धर्म की बात नहीं है, ये एक पिछड़े समाज की बात है, एक ऐसा तबका जिसको बार बार दबाया जा रहा है, जिसके हक अधिकारों को छीनने की बात की जाती है। हमने कभी ये नहीं बोला कि हमारे हक के बाद में दूसरी के थाली का खाना छीनो, हमने नहीं बोला। लेकिन हमारे क्षेत्र में जिन लोगों को हमने बसाया है, वो लोग हमको बोलते हैं कि इनकी 5वीं अनुसूची को हटा दो, पेशा एक्ट को हटा दिया जाए, इनके एट्रोसिटीज एक्ट को हटा दिया जाए, कानून को बंद किया जाए, प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। तो ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनको हम लोग खाना खिलाते हैं, जिनके मकानों की नींव हम लोगों ने डाली है, हमारे पूर्वजों ने डाली है। तो हमारा जो दुश्मन है कोई और नहीं है, हमारे साथ का ही है। आजकल तो नया फैशन उन्होंने चालू कर दिया, वो हमसे सीधे नहीं लड़ सकते हैं, तो हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को नया संगठन बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया। किसको किया? हमारे साथ वालों को, हमारे भाइयों को। मतलब दुश्मन की सेना का सेनापति हमारा भाई। अब लड़ना किससे? हमको हमारे भाई से लड़ना है। तो मरेगा कौन इस लड़ाई में? आदिवासी आदिवासी मरेगा, दोनों सेनापति आदिवासी। तो हमको ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना है जिसमें हमारे समाज का नुकसान हो। हम हमारे उन भाइयों से भी बात करेंगे, समझेंगे, और समय के साथ सबका बदलाव होगा। ऐसा नहीं है, जब ये विचारधारा की लड़ाई है, एक समय आता है सबका, आप कट्टरता दिखाओगे, लेकिन जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हो तो वो कट्टरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मैं भी कभी कट्टरपंथी रखता था, मैंने भी बहुत काम किए, किसी राजनीतिक दल के लिए भी किए, जब नौकरी में नहीं थे मैंने पार्टी के झंडे भी उठाए, प्रचार भी किए, और दोनों दलों के लिए काम किए। ऐसा नहीं है, जो हमारे क्षेत्र की प्रसिद्ध पार्टियाँ हैं, लेकिन कट्टरता नहीं दिखाई। मैंने धर्म के लिए भी कट्टरता दिखाई, कभी कभी मैं भी विरोधियों को गालियाँ देता था, झंडे लेके हम भी घूमते थे, हम लोगों ने भी बहुत पूजा पाठ करवाई, भंडारे करवाए। लेकिन मेरी आस्था है यार भाई, मेरे को हनुमान जी से दर्शन करना है, दर्शन लाभ लेना है, तो मैं किसी को बता के थोड़ी जाऊँगा यार। मेरे को कहीं सोमवार मंगलवार न विशेष दिन की जरूरत नहीं है, मेरी जब इच्छा होगी तब मैं चला जाऊँगा। मेरे गांव में आज भी है, हर गांव में है, हमारे आराध्य देव है हनुमान जी, हर गांव में बाबदेव है, भोलेनाथ है, ये हमारा आराध्य देव है। तो हम क्यों कट्टरता दिखाएं उनके लिए? भाई जिसको पूजना होगा पूजेगा, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं भी पूज रहा हूँ तो भाई तू भी आना पड़ेगा तेरे को। ये कट्टरता नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाषण में भी, आप सोमवार कहीं भी जाओ, मंगलवार कहीं भी जाओ, पूरा हफ्ता कहीं भी चले जाओ, एक दिन समाज को देना पड़ेगा। और वो समाज के हक अधिकारों की बात करने के लिए मांग रहे हैं हम। जनप्रतिनिधियों को भी नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं होता है। हम मंच से नेता जरूर बोलते हैं, उनको नीचे दिखाने के लिए नहीं बोलते। हम उन लोगों को सुनाते हैं जो उस मंच पर नहीं होते हैं, उस कार्यक्रम में नहीं होते हैं। भाई क्यों नहीं बोलेंगे यार? आज हम जानने लग गए, समझने लग गए। आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने पहुंचा है विधानसभा में, संसद में भेजा है, तो सवाल जायज है, आपसे ही सवाल करेंगे हम, क्योंकि हमारे माँ बाप आप हो।
इस समाज के चालक पालक मालक यदि कोई है तो हमारे जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधियों को इस बात से अवगत कराना पड़ेगा। हमारे जनप्रतिनिधि बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं कि हमको सम्मान नहीं देते हो, हमको ऐसा बोलते हो, हमको ऐसे बिठाते हो। नहीं भाई साहब, हम आपका अपमान नहीं कर रहे, हम उन लोगों को सुनाते हैं जो नहीं आते हैं। अधिकारी कर्मचारी भी वो जो कार्यक्रम में नहीं आते उनको सुनाते हैं। क्यों ना सुना यार भाई। आपको ये जो प्रमाण पत्र मिला है वो समाज का है। आज देखो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे जितने लोग हमारे खिलाफ लिखते हैं, सीधे हमारे हक अधिकारों को खत्म करने की बात लिखते हैं। तो हक अधिकार सिर्फ एक के नाम पर नहीं, नीतीश अलावा के नाम पर नहीं मिला है, ये पूरे समाज के नाम पर मिला है। यदि हमारा विधायक है तो अलीराजपुर क्षेत्र के हैं तो अलीराजपुर के नाम पर है, यहाँ की ट्राइबल जनसंख्या के आधार पर है। जोबड़ में है तो जोबड़ की ट्राइबल जनसंख्या के आधार पर है। जिस क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ उनका प्रतिनिधित्व करता होता है। तो ये प्रमाण पत्र के आधार पर है, उस जन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए आपको यहाँ वहाँ पर भेजा गया है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, किसी अच्छे पद पर बैठे हो, या जनप्रतिनिधि के माध्यम से नेता हो आप, तो हम लोग आपको नीचे दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम बाकायदा सम्मान करते, दिल से करते हैं, लेकिन बुरा लगता है तो हम लोग बोलते हैं, भड़ास निकालते हैं, और भड़ास फिर आपको बुरी लग जाती है। तो मेरा आपसे भी आग्रह है, निवेदन है, ऐसे माहौल में जब देश का आदिवासी एकजुट नहीं हो रहा है, संगठनों में टूट रहा है, कोई भील में जा रहा, कोई भिलाले में जा रहा, कोई पटलिया में जा रहा, कोई बारेलिया हो गया, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गया, कोई मुसलमान भी बन रहा है, लोगों को मार मार के बनाया जा रहा। अब तो ऐसी परिस्थिति में हमको एकजुट होना पड़ेगा। जाति धर्म ये छोटी छोटी चीजें संगठनों में बंटने की बजाय हम लोग एकजुट होंगे, हम लोग यूनाइटेड होंगे, और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होगा। जब आप लोग नेतृत्व करोगे इस आंदोलन का, आपको आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। भैया नीतीश अलावा तुम कहाँ जा रहे हो, कल नेमावर गए थे, क्यों गए थे? अच्छा दादा ऐसे बात थी, अरे यार मेरे को क्यों नहीं बताया, मैं भी आता, मैं नहीं भी आता तो मेरा लेटर तो लिखता। मैं ये सवाल में विधानसभा में उठाऊंगा, संसद में उठाऊंगा। ये आपके अंदर भी विचार होना चाहिए, और यही मांग कर रहे हैं हम, दूसरा कुछ नहीं। हम आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं करते इसके सिवाय, बस हम आपका साथ चाह रहे हैं। भाई आप हर जगह नहीं जा सकते, आपकी भी बॉन्डिंग हम समझते हैं। अभी नीमच की घटना है यार, आप सोचो, आप जिस समुदाय से हो उस समुदाय के एक आदमी को 45 विधायक होने के बाद 45 विधायक एक झटके में सरकार धड़ाम से नीचे गिरा सकते हैं। उतना होने के बाद भी हमारे आदमी को घीस के मार रहे हैं यार, कितनी शर्मनाक बात है बताओ ना आप। तो क्यों ना सवाल करेगा युवा, पढ़ा लिखा युवा तो बोलेगा ना कि कौन से बिल में छुप गया हमारे जनप्रतिनिधि, क्यों नहीं बोल रहा हमारा नेता, इसलिए सवाल करते हुए। तो सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा दादा, और सवाल का जवाब नहीं तो मैं कहता हूं आप लीडिंग करो, इस आंदोलन का लीडर आपको बनना पड़ेगा। आप गमछे एक दिन के लिए उतार के घर आ जाओ, पार्टी का झंडा घर रखो। 5 तारीख का आह्वान किया हमारे साथियों ने, नीमच के साथियों ने। मैं आपका बोल रहा हूं, जितने भी जनप्रतिनिधि है वो खुले मन से आए, सबका मंच पे स्वागत करवाएंगे हम, लेकिन माला नहीं पहनाएंगे, तालियों से स्वागत कराएंगे, नामजद स्वागत कराएंगे, क्योंकि हम माला पहनने के लिए नहीं जा रहे हैं, और माला पहनाना हमारा समाज सिखाता भी नहीं है। परंपरा जरूर है, यदि कोई सम्मान समारोह होगा तो वहां करेंगे। एक बार किया था भोपाल में, आकाश के बैनर तले हमने, तो करेंगे, ऐसा नहीं है। जहां पर सम्मान समारोह आयोजित होगा वहां पर आपका सम्मान भी होगा। आप उल्लेखनीय अच्छे कार्य करो समाज के लिए, सामुदायिक भवन बनवाओ, अच्छा मेडिकल कॉलेज दिलवाओ, अच्छी लाइब्रेरी खुलवाओ, अच्छे स्कूल खुलवाओ। हमारे हॉस्पिटलों की स्थिति देखो, अभी मैं सुबह गया था, हमारे हॉस्पिटल के बाहर गेट पे खरकड़ी की महिला 2 घंटे तक उसकी लाश पड़ी रही, गेट पे उसकी डेथ हो गई तो वो उसको अंदर नहीं ले जा पाए। देखो कितना हमारा आदमी कितना नासमझ है आदिवासी समाज। जैसे गेट पे उसकी डेथ हो गई, महिला को हॉस्पिटल में नहीं ले गए वो लोग, उनको लग गया कि यार अब अंदर ले जाना फालतू बात है, और किसी ने उस बात को सुध भी नहीं लिया। मैं गया तब तक वो ट्रैक्टर आ गया था, तो वो ट्रैक्टर में डाल के ले गए। मैंने पूछा भी तो बोले पहले प्राइवेट अस्पताल में इलाज चला था, हम अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वो खुल के नहीं बता रहे थे। उनको हो सकता है थोड़ा डर हो कि यार ये आंदोलन नहीं कर ले, माहौल नहीं बना दे। तो भैया ऐसी परिस्थितियों में हमारा समाज, तो हम चाहते हैं कि आप इन चीजों के लिए काम करो। जरूरी नहीं कि विधायक साहब ही आ गया है, सांसद महोदय ही आ गया है। मैं तो बोलता हूँ जिलाध्यक्ष महोदय, जो भी प्रवक्ता है, छोटे मोटे बड़े नेता जितने भी है, जो प्रदेश स्तर पर है या जिले स्तर पर है या ब्लॉक स्तर पर है, सब लोग आ गया हो ना भैया। 5 सितंबर को ताकत दिखा दो आप,
एकजुट हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ, सारे 45 विधायक आ जाओ, क्या दिक्कत है? सांसद महोदय आए, समाज की बात है। वो समाज के लिए किसी झंडे या नेवते की जरूरत थोड़ी है हमको। आप सब गमछे वमछे घर रख के आओ, पार्टी के झंडे घर रख के आओ, आपके आपके हिसाब से आओ, जो भी आप एक गाड़ी ला सको, खुद आ सको, अकेले आ जाओ, हमारे लिए काफ़ी है। हमको मंच पे दिखना चाहिए कि हमारा भाई आया, आज हमारा प्रतिनिधित्व करता आया, हमारा सम्मान आया समाज का। भाई करणी सेना के लिए उनका समाज एकजुट हो जाता है। मुस्लिम समाज में भी जाति जितने भी उनके जनप्रतिनिधि है सब एकजुट हो जाते हैं। सभी समाज का एक संगठन होता है और सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में इस चीज की कमी है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा समाज नेतागिरी में भी पिछड़ रहा है और आपस में लड़ के गुटबाजी में मर रहा है और दुश्मन उसका फायदा उठा रहा है। राज कौन कर रहा है? वो समाज कर रहा है जिसका एक पंच नहीं बन सकता हमारे क्षेत्र में। वो आदमी हमारे विधायक साहब को बोल देता, वो हमारे सांसद महोदय को बोल देता, हमारे जिलाध्यक्ष बोल देता, एक प्रतिनिधि को बोल देता है, दादा ऐसा करना तो हाँ ठीक है, उनकी बात हो जाती, मान लेते। तो हमारी लड़ाई इस विचारधारा से। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे भाई है, हमारे बड़े भाई है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। दिल में है, दुख रहता है तो हम बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, यार भैया उसको आप गलत मत लो। और उसी व्यक्ति को बोलते हैं जो नहीं आता है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही यार, आप क्या नहीं कर सकते हो। मैं कहता हूं आपको ये अब एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये जो शिथिल हुआ ना, पहले एक स्टेटमेंट आया था राष्ट्रपति माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कि ST SC प्रताड़ना पर बिना जांच के सीधी जेल होनी चाहिए। लेकिन आज जांच के बाद भी FIR नहीं हो रही और FIR होने के बाद भी लोग बाहर घूम रहे हैं, जमानत मिल जाती है। कई केसेस है, मैं बता दूंगा ऑन रिकॉर्ड हमारे पास, तो यार हमने करवाई एट्रोसिटीज FIR, उसके बाद भी। तो कौन लोग हैं जो संरक्षण दे रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि बाबा साहब ने सही कहा था कि संविधान भले हमारे सपोर्ट में है, कानून हमारे सपोर्ट में हो सकता है, हमारे लिए बने भी है, लेकिन उसको पालन करवाने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले हमारे लोग वहां पर मौजूद नहीं है। न्यायपालिका में भी नहीं है और कार्यपालिका में भी बहुत कम है। और उसकी वजह से वो लोग सरेआम ऐसे गुंडागिरी कर रहे हैं। कौन संरक्षण देता है यार? यदि हमारा एक छोटे से छोटा नेता भी इनके खिलाफ बगावत करने पर उतर आए ना, तो इनकी औकात नहीं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ये किसी चलते फिरते हमारा अनपढ़ आदमी की तरफ भी उंगली उठा के बात कर ले, जैसे 15-20 साल पहले होता था, 25 साल पहले होता था। आप अलीराजपुर से निकल के बता दो कोई भी बाहरी आदमी, ऐसा होता था ना। तो फिर हम पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सा समझने लग गए हैं। हमारे विधायक साहब है, सांसद महोदय है, हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से हमारे कानून मजबूत हो, हमारे लोगों को उनके हक अधिकार मिले, बुनियादी सुविधाएं मिले, शासन की अच्छी योजनाओं का फायदा मिले, और जो संवैधानिक राइट्स है उसको अमल करवाओ। जैसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है तो उसको यहाँ पर अमल में लाया जाए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का नेता करवाए। हम सही कह रहे हैं, जो भी सम्मान होगा दुनिया का सबसे अच्छा सम्मान देंगे आपको, लेकिन आप करवाओ तो सही, इन कानूनों का पालन करवाओ हमारे क्षेत्र में। और नहीं करवाओगे तो फिर लोग आप पे सवाल करेंगे, और जायज़ सवाल है। और वर्तमान में परिस्थितियाँ जिस हिसाब से निर्मित हो रही है, रोज हमारे कभी बेरोजगार युवा लठ खा रहे हैं, कभी कोई युवा कुछ भी छोटा मोटा भावनाओं में आके अपशब्द लिख देता है, भावनाओं में बहक के, तो हमारे लोग उनके खिलाफ FIR करवा रहे हैं। हमारा भाई एक मुकेश तो 15-20 दिन से फरारी काट रहा है, 23 जुलाई से ही। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां है। तो हमें ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि है, उन्हें सम्मान से उनको बिठा के एक बार भाई डांट फटकार भी लगा सकते हो आप कि तूने गलत लिखा, भविष्य में ध्यान रखना। ये तो समाज की बात है इसलिए छोड़ रहा हूं। अब FIR कौन करवाता है मैं आपको बता दूं, हमारे सांसद महोदय नहीं करवा रहे, उसके उनके आड़ में कोई तीसरा आदमी आके FIR करवा रहा है आवेदन देके। तो ये कैसे चलेगा? मानसिकता पता चलती है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। हमारे माननीय महोदय नहीं कर रहे हैं, तीसरा आदमी आवेदन दे रहा है, तो गलत लिख रहे हैं, उसका सपोर्ट हम नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है, भावनाओं में बहक के किसी ने लिख दिया होगा तो उसको एक बार माफ तो करो आप, वो आपका मुरीद बन जाएगा।
भविष्य में ध्यान भी रखेगा कि नहीं यार, दादा को मैंने एक शब्द गलत लिखा था, दादा ने मेरे को फटकार पड़ी, मैं सुधर गया हूँ, आज के बाद मैं नहीं लिखूंगा दादा। तो समझाओ ना यार, आप थोड़ा एक बार कोशिश तो करो। बातों से क्या नहीं हो सकता है। संवाद ही इस देश में सबसे बड़ा माध्यम है जो दूरियों को ख़त्म करता है। यदि आप बात ही नहीं करोगे तो दूरियां बढ़ती जाएगी, और दूरियां बढ़ेगी तो खाई बन जाएगी। विचारधारा का जो झगड़ा है, विचारधाराओं का जो मतभेद है, वो मनभेद में बदलता जा रहा है और हम लड़ने को मजबूर हो रहे हैं। तो दोस्तों, बातें बहुत सारी है, समय भी मैं आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। बाकी बातें हम और करते रहेंगे समय समय पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सहन करने लायक नहीं है। हमारे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे बेरोजगार युवा, किसान परेशान हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी, अभी तो तबादले का सीज़न बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे थोक बंद तबादले हो रहे, पूछो मत। और ये सब मतलब दुश्मनी निकालने के हिसाब से तबादले भी हो रहे हैं। और जो बेचारे अनजाने, जानते नहीं, उनको ऐसे नीमच में हमारे भाई को घसीट घसीट कर मार दिया। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं ये लोग, ये जो जातिवादी कीड़े हैं ना, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो तुम आदिवासी हमसे नीचे हो और तुम्हारी औकात में रहो। इनका सीधा मतलब यही है, यही कहना चाह रहे हैं। और मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी देना चाह रहा हूं और बता देना चाहता हूं, तुम ये कायराना हिजड़ों जैसी हरकत मत करो रे भाई। बता दूं मैं, अभी भाई बोल रहा हूं, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे समाज में भी कुछ लोग अच्छे हैं जो हमारे साथ में खड़े होते हैं। समाज में एक व्यक्ति बुरा हो सकता, पूरा समाज बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये चूतिएपंथी, टुच्चेपन्नी, नेतागिरी, फेतागिरी, दादागिरी नहीं चलेगी, और हमारे क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं तो फिर ऊंधा करके घुसड़ देंगे, समझ गए। तो ध्यान रखना, आदिवासी बहन बेटी पर नज़र रखने से पहले। एक वो राजपुर की घटना बीच में सुनने में आई थी, हमने ज्ञापन भी दिया था और वहाँ पर बात की थी। तो बोले कि परिवार वालों ने कुछ समझौता उमझौते जैसे कोई बात चल रही थी, और कुछ लोगों ने वहाँ पर मुद्दा बनाया भी था। तो हम लोग वहाँ जाने वाले थे, लेकिन मामला उन्हें ठंडा कर दिया। तो ये जातिवादी कीड़े और जो दूसरे धर्म के लोग भी है, वो भी ध्यान रखे भैया। आदिवासी बहन बेटियों पे नज़र उठाकर देखना बंद कर देना। आदिवासी युवाओं पर जुल्म, अत्याचार, शोषण करना बंद कर देना। आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों पर बुरी नज़र रखकर उनका तबादला करवाना, उनका शोषण करवाना, उनको लूप लाइन में डलवाना, ये भी सब बंद कर दो भैया। क्योंकि हमारे अब जनप्रतिनिधि हमारे साथ आ रहे हैं सब। बता दूं मैं, जिस दिन सब एकजुट हो गए ना, देख लेना तुम सब बिल में घुस जाओगे वापस, जहाँ से निकले हो अभी अभी। ठीक है, कुछ टाइम से ही दिख रहे हो बिल के बाहर, तो वापस घुस जाओगे। और मजबूर मत करना, नहीं तो 5वीं अनुसूची में बहुत कुछ है, तो हम वो भी नहीं चाहते हैं। तो बस यही मेरा मैसेज था, यही संदेश था। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। और 5 तारीख को, 5 सितंबर को आप सभी आइए। जो भी लोग इस निर्मम हत्या, इस तालिबानी सज़ा बोल सकते हैं, तालिबानी हरकत बोल सकते हैं, अमानवीय घटना, दर्दनाक घटना जो नीमच में हुई। नीमच ही नहीं, ये देश में जितनी भी दर्दनाक घटनाएं हुई मॉब लिंचिंग में, चाहे वो हिंदू मरा हो, चाहे मुस्लिम मरा हो, चाहे सिख मरा हो, चाहे ईसाई मरा, कोई भी मरा हो, उस सब के विरुद्ध में आप नीमच में 5 सितंबर को आए। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैंने बोला 45 विधायक, 6 सांसद, जिसमें जिनकी डेथ हो गई कोरोना काल में, उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब लोग आए। आपको मैं सादर दिल से निमंत्रण देता हूं, मेरी तरफ से भी निमंत्रण देता हूं। आप सब आए, आपका सम्मान होगा। बाकी युवा साथी भी आए, जितने भी आपसे बन सके वो वहाँ परिवार वालों, पीड़ित परिवार वालों को मदद करें। बस यही संदेश था, यही अपील थी। और युवा साथी थोड़ा ध्यान रखें, सोच समझ कर चले। बाकी हम सब एक साथ हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार, जिंदाबाद साथियों। धन्यवाद।